रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हमारा आज का टॉपिक है सेक्सुअल अब्यूज एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा। बहुत सेंसिटिव एक टॉपिक है। पहले तो इस पे इतनी बात की भी नहीं जाती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी इस पे अवेयरनेस भी आ रही है, बात भी हो रही है, और लोग इसके लिए हेल्प के लिए रीच आउट भी कर रहे हैं। इसको आज हम कल्चर कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि रिलीजियस नॉर्म्स क्या हैं इस सिलसिले में। और सबसे ज़्यादा जो मिस यूज़ किया जाता है ना, इसमें वो मज़हब का ही एक इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली इन मैरिटल सिचुएशंस में, कि वहाँ पर किस तरह से इस अब्यूज़ को जस्टिफाई किया जाता है। So, what Islam never permitted, culture normalized and victims suffer in silence। लेकिन अभी सूरत हाल चेंज हो रही है, और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक्टिवली इस टॉपिक के ऊपर काम करें, लोगों को अवेयरनेस दें और उनको इतना हौसला दें कि वो इस पर बात कर सकें। इस वेबिनार में कुछ इवेंट्स में भी मैं ऐसे कोट करूं जो डिस्ट्रेसिंग हो सकते हैं, और जो जिनको सुनना आपके लिए तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ अवेयरनेस पैदा करना है, ताकि लोगों के अंदर एक बोलने का हौसला पैदा हो सके, हेल्प लेने का उनके अंदर एक हौसला पैदा हो सके, और उन्हें ये एहसास हो सके कि वो अकेले इस सिचुएशन से नहीं गुजर रहे, बहुत सारे लोग गुजरते हैं और उन्हें हेल्प भी मिल सकती है। So this topic is about sexual abuse and assault, marital rape जो हमारे यहाँ जिस पे बिल्कुल भी बात नहीं की जाती है। अभी बहुत एक इक्का दुक्का सी आवाजें सुनाई देना शुरू हुई हैं इसके ऊपर। एंड फोर्स्ड इंटीमेसी एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, दोनों का, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। पहले हम समझते थे कि शायद लड़कियां ज्यादा इसका शिकार होती हैं, लेकिन लड़के भी उसी तरह हो रहे हैं, और कुछ कल्चर्स में लड़के लड़कियों से बहुत ज्यादा अब्यूज हो रहे हैं, लड़कियों की निस्बत बहुत ज्यादा अब्यूज हो रहे हैं। हमारे कुछ कल्चर्स ऐसे हैं हमारे पाकिस्तान में, जो जिनका मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगी, लेकिन बहरहाल वहाँ पे बॉयज के हाथों अब्यूज बहुत ज्यादा एक कॉमन चीज है। ग्रूमिंग बाय अथॉरिटी फिगर्स एंड रिलेटिव्स, ये सीन भी उसी एक कल्चर का हिस्सा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गिफ्टिंग की जाती है बच्चों के ऊपर, और उनको अपने साथ अफेक्शनेट किया जाता है ताकि इस बिहेवियर को नॉर्मलाइज किया जा सके, और बच्चा अब्यूज और अफेक्शन के बीच में डिफरेंशिएट ना कर सके कि क्या अब्यूज है, क्या मिसयूज हो रहा है, और कहाँ पे मोहब्बत या प्यार का टच दिया जा रहा है। बच्चा ये बाउंड्रीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। एंड देन अब्यूज विद इन मैरिज एंड रिलेशनशिप्स, बहुत ज्यादा ये भी एक कॉमन चीज है, स्पेशली मैरिजेस में तो इतना बात ही नहीं होती, लेकिन रिलेशनशिप्स में भी मोहब्बत के नाम पर बहुत सारी चीजें ऐसी की जाती हैं जहाँ पे विक्टिम जो है वो सिर्फ सह रहा होता है, बोल नहीं पाता, ना हेल्प ले सकता है। मिसयूज ऑफ रिलीजन टू जस्टिफाई सेक्सुअल हार्म एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो इससे होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिसोसिएशन हो सकता है, शेम गिल्ट की फीलिंग्स आप अंदर डेवलप कर सकते हैं। एंड केस स्टडीज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस इन पाकिस्तान, जो कि मेरी कुछ ऐसी केस स्टडीज भी हैं जो मे बी मैं नरेट करूं, दैट आई हैव पर्सनली विटनेस्ड। They are very painful to share, but the sole purpose is to awareness. जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि सेशन जो है वो एजुकेशनल अवेयरनेस बेस्ड है, तो इट्स नॉट एक्सप्लिसिट। सो अगर आपको इमोशनली ट्रिगरिंग है सर्वाइवर्स के लिए, तो मैं ऑलरेडी थोड़ा सा इस बारे में आपको आगाह कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है, तो आप पॉज कर सकते हैं या स्टेप अवे भी कर सकते हैं। एंड सपोर्ट एंड सेफ्टी इज always there. If you are a survivor, or you know some survivors or victims, or you feel distressed, you are not alone. Whatever happened in your life was never your fault. कभी भी आपकी गलती नहीं थी। अगर जिंदगी में कुछ गलत हुआ है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे।
और हेल्प और हीलिंग हमेशा पॉसिबल भी है और मौजूद भी है। अपने ट्रस्टेड पर्सन्स पे रिलाई करें, काउंसलर पर या जो भी अवेलेबल सपोर्ट है। और आपको ज़रूर इस पे बात करने का और इस पे हेल्प लेने का मौका ज़रूर मिलेगा। So what is sexual abuse? Sexual abuse, any sexual act performed without the consent, मर्जी, फ्री विल के बगैर जो भी सेक्सुअल एक्ट किया जाता है वो सेक्सुअल अब्यूज कहलाएगा। लेकिन दिस इज फॉर एडल्ट्स, नॉट फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ कोई कंसेंट नहीं होता बिकॉज वो सेक्सुअल एक्ट को नहीं समझते और वो भी इतने छोटे होते हैं कि वो इस चीज के लिए तैयार नहीं होते, और उनके साथ ऐसा अगर कोई एक्ट किया जाता है तो ये इंतहाई जुल्म है। इट इंक्लूड्स रेप, मैरिटल रेप, फोर्स्ड इन इंटीमेसी, और किसी को टच करना विद सेक्सुअल इंटेंशंस, और गिफ्टिंग करना, ग्रूमिंग करना, किसी को अपने साथ अटैच करना, इन उसको अफेक्शन शो करना, मोहब्बत शो करना। और उस लेकिन उसमें अब इंटेंशन जो होता है करने वाले का वो ये होता है कि वो उसके साथ किसी भी किस्म के अब्यूजिव रिलेशनशिप में आ सके। एंड देन इंसेस्ट, सुनने में एक बहुत भारी वर्ड है इंसेस्ट, हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस with your relations that is prohibited by religion। ऐसे महरम रिश्तों के साथ सेक्सुअल एक्ट करना जिन्हें इस्लाम ने सख्ती से मना किया हुआ है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन चीज़ है। हमारे सामने नहीं आती चीज़ें ओपनली, लेकिन जब आप इन डेप्थ इन चीज़ों में जाते हो, आप क्लिनिकल सेटिंग्स में जाते हो, आपका किसी भी तरह से सोशल वर्कर आपका वास्ता पड़ता है इन चीज़ों के साथ, तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ भी हमारी सोसाइटी के अंदर कितनी डीपली पेनिट्रेट कर रही है। एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत ज़्यादा है। एंड थ्रेट बेस्ड सेक्सुअल कंप्लायंस जो आजकल के रिलेशनशिप्स में भी देखने में आ रही है, जहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से थ्रेट किया जाता है कि अगर आप नहीं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स बनाते तो रिलेशनशिप पे को ख़त्म किया जा सकता है। और एनी एनी थ्रेट जो कि जिसमें फिर विक्टिम जो है वो मजबूर हो जाता है कोई भी एक्ट करने के ऊपर, और बाद में फिर उसको इस पे ब्लैकमेल भी किया जाता है। इट इज़ अ वायलेशन ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी एज अ एडल्ट। आप एज अ एडल्ट इसको अलाउ नहीं कर रहे, फोर्सफुली किया जा रहा है या ब्लैकमेल करके किया जा रहा है, किसी भी वजह से किया जा रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर ट्रॉमा स्टोर हो जाता है एंड इट क्रिएट्स डीप ट्रॉमेटिक सिचुएशन इवन विदाउट फिजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी नहीं भी हो रही ना तो भी आपको ये एक ट्रॉमा आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। अच्छा, कॉन्सेंट पे अगर हम बात कर लें, ये एडल्ट्स के लिए है कि एडल्ट्स के साथ रिलेशनशिप में अगर हम कॉन्सेंट पे बात करें तो व्हाट इज एक्चुअली मीन्स कि आप इस चीज पर दिल से खुशी से राजी हैं, कोई फियर नहीं है, आपको बिल्कुल प्रेशराइज नहीं किया जा रहा। एंड दिस इज फॉर द मैरिज। ये चीज जो है वो अपने कल्चर के हिसाब से देखें तो ये वाला फ्रेम सिर्फ शादी में फिट आता है, किसी और रिलेशनशिप में फिट नहीं आता, कि जिसमें दो लोग अपनी मर्जी के साथ एक कांटेक्ट बनाते हैं। इन्फॉर्म्ड होता है, रिवर्सिबल होता है, टाइम टू टाइम आप कर सकते हैं, स्पेसिफिक होता है, एंड दैट इज विद केयर एंड लव। ठीक है, मैरिजेस इज नॉट इक्वल टू लाइफ टाइम सेक्चुअल कंसेंट। 24/7 आप साल के 365 डेज अवेलेबल नहीं हो सकते। इट्स बोथ फॉर फीमेल्स एंड फॉर मेल एज वेल ना। हम बतौर इंसान हमेशा हमारे इमोशंस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी हम किसी अच्छे मूड में होते हैं, कभी हम किसी लो मूड में होते हैं, और ये दोनों के लिए अप्लाई होता है इक्वली। कभी मर्द भी अच्छे मूड में नहीं होता और कभी फीमेल भी किसी अच्छे मूड में नहीं होती, या वो किसी मेडिकल या फिजिकल कंडीशन से गुजर रही होती है। सो यहाँ पर कंसेंट मीन्स के दोनों का कंसेंट हो, दोनों इंथुसियास्टिक हो इस चीज के अंदर। और ये वाला फ्रेमवर्क जो है वो शादी में अमूमन हमारे यहाँ
इग्नोर कर दिया जाता है। इट मीन्स कि अगर निकाह हुआ हुआ है, शादी हुई भी है, तो यू हैव नो राइट टू से नो, स्पेशली फॉर फीमेल्स। और फिर उसको इस नो के ऊपर किस तरह से प्रेशराइज किया जाता है, किस तरह से लेबलाइज्ड किया जाता है कि आपने ना कैसे कह दिया। अभी हम एक टर्म सुनते हैं, मैरिटल रेप, जो शुरू में जब ये बात आई थी तो उन्होंने कहा, बहुत सारे लोगों ने एतराज किया कि ये कौन सी टर्म है मैरिटल रेप। लाइक आप किस तरह की बातें कर रहे हैं कि शादी में भी कभी रेप हो सकता है, बिकॉज यू आर अलाउड टू डू। लेकिन जब डीपली इस टॉपिक को एनालिसिस इसका किया गया और जो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स सामने आए थे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थे। बिकॉज DSM-5 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी हमें कुछ ऐसी कंडीशंस मिलती हैं जहां पर इवन शादी होने के बावजूद पार्टनर्स इस एक्ट के लिए मेंटली तैयार नहीं होते। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसमें मैं एक कोट करूंगी, एक रिसेंटली रिसेंटली नहीं, इट्स बीन 2 years नाउ, लाइक इट वाज इन 24, इट वाज रिपोर्टेड इन 24 कि एक लड़की ने लव मैरिज की थी एंड शी वाज वेरी इंथुसियास्टिक अबाउट दैट मैरिज। बहुत खुश, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो फैमिलीज एग्री हुई थी उस रिश्ते के ऊपर। एंड उस लड़की के साथ थोड़े से फिजिकल कंडीशंस थी, लाइक शी वाज नॉट एबल टू यूज हर वन ईयर, एक कान वो नहीं उससे सुन सकती थी, और उनकी एक आंख काम नहीं करती थी, उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी थी। और इस बात से दोनों फैमिलीज इस पे उन्होंने कोई बात नहीं छुपाई थी, और वो लड़का बिल्कुल इस पे एग्री था कि मुझे कोई मसला नहीं है कि इनके साथ फिजिकल डिसेबिलिटी है। और वो लड़का जो था वो एज में भी उनसे 10 से 11 साल छोटा था। लाइक शी वाज इन 30s एंड ही वाज इन 20s। खैर वो सब कुछ हो गया तो बहुत अच्छे से बहुत खुशी के साथ सारी रस्मात शादी की जब हो गई, तो देन उस लड़की को भी नहीं पता था कि वो किसी साइकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर है। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जहाँ पे आप इंटीमेसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो आप, बिकॉज इंटीमेसी की जो आपने इंफॉर्मेशन होती है वो एक और चीज होती है, लेकिन उस प्रोसेस से गुजरना एक और चीज होती है। शी वॉज नॉट रेडी फॉर इट, बिकॉज उसकी पिक्चर उसके जहन में कुछ और थी इंटीमेसी के मोमेंट्स की। सो इट वॉज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर हर। और उसके बाद उस लड़की ने जब स्टेप बैक करना चाहा, बिकॉज उसने सबको कहा कि उसे ये चीज समझ नहीं आ रही, एंड द बॉय वॉज वेरी वायलेंट इन इट। ही ऑल्सो हैज साइकोलॉजिकल कंडीशंस। दोनों ही अपनी एक्सट्रीम साइड्स पे थे, लेकिन चूंकि अवेयरनेस ना होने की वजह से फैमिली ने उसे यही कहा कि आप इसको बर्दाश्त करो, ये ऐसे ही होता है, एंड ऑल दिस। एंड विद इन द 3 months ऑफ द मैरिज वो लड़की डिप्रेशन में चली गई। एंड उसको जब में लगा कि कोई हेल्प, कोई सपोर्ट मुझे दस्तयाब नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा, डिप्रेशन उसको क्लिनिकली डायग्नोज हुआ, सुसाइडल आइडिएशन आई, लेकिन जब तक उस तक मदद पहुंचती, शी कमिटेड सुसाइड। उसको कोई हल नजर नहीं आया, फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, वो ये बात समझने के लिए, मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि एक शादी जो आपने अपनी मर्जी से की हुई है उसमें आप किस तरह से आप उसमें से स्टेप आउट, 1 महीने के अंदर कह रहे हो, एक हफ्ते के अंदर कह रहे हो कि आप स्टेप बैक करना चाह रहे हो, फिर हाउ इतनी जल्दी कैसे आप चीजों को एनालाइज कर सकते। लेकिन इस चीज के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी कि वो दोनों इस इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए तैयार तो थे, लेकिन दोनों की मेडिकल कंडीशंस भी थी, दोनों की साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी थी, जिन्हें बहुत इजीली डील किया जा सकता था। टाइम लगता लेकिन बहरहाल वो डील हो जाती। लेकिन चूंकि इस पे ना किसी की पास अवेयरनेस थी, ना इस टॉपिक पे बात की जाती है, उसको भी चुप करवा दिया जाता था कि ऐसी बातें नहीं करते। और दिस एंडेड इनटू suicide of that girl. So marital rape is also very real. उसके बाद भी कुछ केसेस जो थे वो मीडिया में भी रिपोर्ट हुए थे, मे बी आप लोगों की नज़र से भी वो केसेस गुजरे हों। So what is marital rape? It's forcing intimacy when wife says no. तो इट्स सेक्स ड्यूरिंग इलनेस, या प्रेगनेंसी के दौरान, या पीरियड्स के दौरान,
और उसके बाद थ्रेट्स दी जाती हैं कि हम आपको डिवोर्स दे देंगे, और हमने शादी की किस किस लिए थी, अगर आप नहीं रेडी तो हम दूसरी शादी कर लेते हैं। और फिर इसमें जो रिलीजियस कंटेंट होता है वो ये होता है कि इस्लाम ऐसी औरत को नापसंद करता है, और अगर वो नो कहती है तो सारी रात फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। एंड देन देयर आर सॉर्ट ऑफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग और ये सारी चीज़ें। तो इसमें से जब गुजरने के बाद जो विक्टिम होता है वो डिसोसिएट कर जाता है। वो जो लड़की थी वो भी बहुत डिसोसिएशन में चली गई थी, हर चीज़ से उन्होंने विड्रॉ कर दिया था, बिल्कुल अकेली कमरे में बंद हो गई थी, और फिर उसी कमरे में उसने खुद को हैंग कर दिया था। इट्स डेवलप सेक्सुअल अवर्जन, नफरत हो जाती है इस एक्ट से। इवन इफ इट इज नॉट दैट वायलेंट, अगर इतना वायलेंट ना भी हो तो भी इस एक्ट से नफरत हो जाती है, और विक्टिम जो होता है वो डिप्रेशन या फिर पीटीएसडी में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप कर सकता है। मिथ्स वही, जैसे कि मैंने कहा कि रेपिस्ट क्या कह रहा होता है, इस्लाम ने मर्द को हक दिया है, बीवी का फर्ज है, और मर्द की भी ज़रूरियात होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा अर्ज होती है, उसको वो पूरी करनी होती है, और ये वाली बातें नहीं करते, इस तरह से नहीं किसी से डिस्कस करते, ये वाले मामलात अपने बेडरूम के मामलात ओपनली डिस्कस नहीं करते, हर एक को नहीं बताते। और ट्रूथ इज कि इस्लाम किसी भी किस्म के जुल्म और ज्यादती की इजाज़त नहीं देता, किसी भी सूरत में नहीं देता। इस्लाम फितरत का दीन है, इस्लाम नेचर का दीन है, वो कभी भी नेचर के अगेंस्ट नहीं जाता। अल्लाह ताला को पता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस नेचर पे पैदा किया है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हैं। सो कभी भी कोई ऐसा रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा जो उस नेचर के खिलाफ होगा। दैट इज एवरीथिंग इज विद कंसेंट। इस्लाम ने इस अमल को सुकून के साथ तशबीह दी है। अगर हम कुरान पाक में इन आयात को निकाल के इनका डीपली मुता है कि ये सुकून का वर्ड इसमें यूज किया गया है कि अल्लाह ताला ने जोड़े इसलिए बनाए ताकि वो एक दूसरे से सुकून हासिल करें। इट इज नॉट कि वो एक उसमें से सुकून हासिल करे और दूसरा उस सुकून को प्रोवाइड करने के लिए हमेशा दस्तयाब रहे। So we also need to go through the religious content again with a deep insight. खुद से भी रिसर्च करने की जरूरत होती है। Then is sexual abuse of girls in relationships. सुनने में और जानने में भी काफी तकलीफ दे बात लगती है, लेकिन इट्स अ फैक्ट। ये रियलिटी है। ओवर 90% ऑफ सेक्सुअल अब्यूज केसेस go unreported due to shame and fear. Thousands of rape and child sexual abuse cases reported yearly, लेकिन बहुत कम रिपोर्ट होते हैं। फिर भी जो जो एक्चुअली हो रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मोस्ट अब्यूज इज बाय नोन पर्सन्स, आपके पार्टनर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके आपके नेबर्स, ये इन्वॉल्व होते हैं। और रिलेशनशिप बेस्ड को फोर्स कोई रियन इज कॉमन बट हिडन, क्योंकि रिलेशनशिप में वो अमूमन यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल लेवल्स में जो रिलेशनशिप कायम कर लिए जाते हैं, या इवन जॉब प्लेस पे भी कर लिए जाते हैं रिलेशनशिप कायम, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि वहां पर फिर आप मोहब्बत के नाम पे ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? So we are going to get married in future. Why not? Abuse disguised as love. बॉयफ्रेंड प्रेशर करता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर क्या चीज तुम्हें रोक रही है? इट इज द प्रूफ ऑफ योर लव। थ्रेट्स ऑफ लीविंग टू फोर्स कंप्लायंस, फेक प्रोमिस ऑफ मैरिज, शादी तो हमने कर ही लेनी है, फिर क्या इसमें मसला है? और बहुत से फैंसी वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि हम इसको क्यों वीडियो बना रहे हैं, क्यों अपने इन मोमेंट्स को हम हमेशा यादगार रखना चाहते हैं, दिस एंड दैट, थ्रेटनिंग टू फिल्म और ब्लैकमेल, और अगेन इट्स प्रूफ ऑफ लव। सो दिस इज ऑल। जिस भी टाइटल के साथ आप इसको देखें, ये अब्यूज ही रहेगा। इट कैन नेवर बी जस्टिफाइड। एंड आपकी फोर्स जो होती है, फोर्सफुली करना, वो कभी भी कंसेंट नहीं होता। और मोहब्बत में कभी भी सेक्सुअली आपको विक्टिम को
प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो इसमें इनकी बातों में आ जाते हैं। वो उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलना चाहते, और कई दफा आप गलती को इसलिए भी कंटिन्यू कर रहे होते हो कि आपने गलती कर दी होती है। अब आप उस गलती में से बाहर नहीं निकलना चाह रहे होते, क्योंकि वो एक दफा तो हो चुकी है। अब उसी के अंदर रहकर उसी को ठीक करने की कोशिश की जा रही होती है। एंड स्टेइंग इज अबाउट फियर एंड कंडीशनिंग के बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता। सो क्यों लड़कियां ऐसे रिलेशनशिप में रहती हैं? ट्रॉमा बॉन्डिंग। अब इसमें कुछ बहुत सारी चीजें पर्सनालिटी से रिलेटेड भी आ जाती हैं कि ट्रॉमा बॉन्डिंग क्यों होती है, एंशियस अटैचमेंट्स क्यों होती हैं किसी के साथ, फैमिली में क्या, फैमिली में और आपकी अपब्रिंगिंग में क्या इमोशनल गैप्स आए होते हैं, वो गैप्स आप फिल कर रहे होते हो बाहर किसी के साथ एंशियस अटैचमेंट में, और आप ओपन अप भी हो जाते हो, और एंड देन अदर अदर पीपल गेट बेनिफिट ऑफ दैट सिचुएशन। जब आपको घर से मोहब्बत या अफेक्शन नहीं मिली होती और आप ये चीज़ मेंशन भी कर देते हैं, तो यस, उस सूरत में गर्ल्स बहुत ज़्यादा अब्यूज हो रही होती हैं, फिजिकली भी और इमोशनली भी हो। अगर फिजिकली नहीं भी हो रही होती तो इमोशनली जरूर हो रही होती हैं। सो ट्रॉमा, व्हाट इज ट्रॉमा बॉन्डिंग? अब्यूज, फिर माफी मांग ली, फिर मोहब्बत शो की, और फिर मोहब्बत के बाद फिर धमकी दी, और फिर कि नहीं, हाँ, खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे, रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। और वो, जैसे मैंने कहा कि चूंकि एक बार गलती हो चुकी हुई है, अब दे वांट टू स्टे इन टू दैट गलती, ताकि इसी को हम सुधार सकें, हमें नई गलती ना करनी पड़े, नया रिलेशनशिप ना बनाना पड़े, और नए रिलेशनशिप में ये सारी चीजें ना हो। इस वजह से वो इसी पैटर्न को कंटिन्यू करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ब्रेन में क्या सिचुएशन चल रही होती है? ब्रेन पेन तो फील कर रहा है, उसमें वो पेनफुल सिचुएशन से भी गुजर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो उस चीज को, जिसको वो मोहब्बत का नाम दे रहा है, उन दोनों चीजों को लिंक कर देता है आपस में। तो चूंकि मोहब्बत को वो छोड़ना नहीं चाह रहा, तो वो मोहब्बत के चक्कर में उस पेन को भी बर्दाश्त कर रहा है कि मोहब्बत तो मिल रही है, अब अगर साथ पेन भी मिल रही है तो कोई बात नहीं। वो इन दोनों चीजों को लिंक करके उसको एक अटैचमेंट का पैटर्न बना देता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस पैटर्न, जिसमें आपको मोहब्बत भी एक टाइम पे मिल रही है, और आप फोर्सफुली जो है वो ऐसी चीजों पर मजबूर किए जा रहे हैं जिसको आप अलाउ नहीं कर रहे, किसी भी तरह से कल्चरली नहीं कर रहे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना चाह रहे, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना चाह रहे, बट यू आर फोर्स टू डू इट। सो ये लूप जो है वो चलती रहती है। फियर ऑफ अबेंडनमेंट, वो छोड़ देगा, फिर हम क्या करेंगे? फियर ओवरराइड सेफ्टी, नर्वस सिस्टम ट्रीट्स अबेंडनमेंट लाइक डेंजर। नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल जा रहा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता उसने छोड़ दिया तो अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो हम किसी और के काबिल भी नहीं रहे, एंड ऑल दीज थिंग्स, लोग क्या कहेंगे। फिर सेल्फ ब्लेम में चले जाते हैं, फिर विक्टिम साइलेंस में चला जाता है, और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है वो विड्रॉल की सिम्टम्स आ जाती हैं। यूनिवर्सिटी छोड़ दी जाती है, तालीम छोड़ दी जाती है, और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट भी कर लिया जाता है इन सम केसेस। सो वी नीड टू नो कि कहाँ से गलती शुरू हो रही है। वो कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर आप वक्त पर चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात में जाने से पहले ही आप इस चीज़ से बच जाते हैं। What counts as childhood sexual abuse? It includes touching private parts, बच्चों के, छोटे बच्चों के, लाइक फ्रॉम, मैं तो 1 ईयर का भी कहूँगी, 1 ईयर से लाइक 7 8 9 की एज तक, एंड फोर्स्ड किसिंग, एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी, बच्चों को ऐसा कंटेंट दिखाना जो जिसको वो नहीं समझ सकते कि ये क्या है, एंड सेक्सुअलाइज्ड कमेंट्स, ग्रूमिंग करना, बच्चों को अपने साथ अटैच करना, उनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देना, टॉफियाँ देना, चॉकलेट्स देना, उनके लिए चीज़ें लेकर आना, और फिर बच्चा जो है वो जब उस उनको वो चीज़ें देते हुए अपने साथ खींच कर अपने साथ लगाना, उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, और वो उस जब इंसान को कोई गिफ्ट दिया जाता है, कोई चीज़ नहीं देखता है, तो उसके साथ उसके अंदर डोपामाइन रिलीज हो रहा होता है खुशी के साथ, जब भी उसको कोई एक नई चीज़ मिलती है।
तो बच्चों में तो स्पेशली होता है खिलौने देखकर या चॉकलेट्स या टॉफीज देख के, तो वो जो डोपामाइन रिलीज हो रहा होता है उस टाइम, और उस टाइम वो जो एक टच उनको मिल रहा होता है, तो उन दोनों को लिंक कर देते हैं। फिर वो अब्यूज और अफेक्शन में डिफरेंशिएट करने के काबिल नहीं रहते। प्ले डैट फील्स कंफ्यूजिंग और स्केरी है। अब वो कुछ अंदर उनके कुछ फीलिंग्स तो आ रही होती हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, लेकिन वो उस फीलिंग्स को ना तो नाम दे पाते हैं, ना वो उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और फिर उन्हें कहा जाता है कि आपने ये बातें किसी से भी शेयर नहीं करनी। सी एस what is any sexual behavior imposed on a child by an elder or more powerful person? That is child sexual abuse. The hidden male epidemic in Pakistan क्या है कि many boys are abused daily in trusted settings like madrasas, boarding schools by older men boys. ये कॉमन, बहुत कॉमन सिनेरियो हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली एक कल्चर में या एक जियोग्राफी में, तो इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया हुआ है। और आई डोंट नो कि वो हालांकि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस अपने आप को शो करते हैं, लेकिन हमारा रिलीजन इस मामले में क्या कहता है, बहुत वाज़िया कुरान के अहकामात हैं, हदीस के अहकामात हैं, जिन्हें आप किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद ये प्रैक्टिसेस कंटिन्यू होती हैं मदरसास में, बोर्डिंग स्कूल्स में, घरों में, मोहल्लों में। मुझे एक दफ़ा एक मेरे क्लाइंट थे, एंड उनको उनको बहुत ज़्यादा हैरेस किया गया। लेकिन वो समहाउ उन्होंने अपने साथ कुछ ऐसा होने नहीं दिया, बिकॉज उसके भाई ज़रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो उसके भाई से लोग डरते थे। इस वजह से वो कंसेंट के बगैर उनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक बना नहीं सके। एंड दैट क्लाइंट नरेटेड मी कि आई डोंट नो, ये उसका उसका नज़रिया था। मैंने खैर इस पे कोई इस बात में ज़्यादा रिसर्च की भी नहीं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अगर ये जो देखें कि दरियाए सिंध के साथ साथ जितने इलाके आते हैं ना, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। जेंडर बेस्ड, लाइक बॉयज़ का बॉयज़ के साथ कनेक्शन, और इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया है हमारे कल्चर्स के अंदर, और इसको बुरा नहीं समझा जाता। और एवरीवन नोज कि कौन किसके साथ है और कौन किस चीज में से गुजर रहा है, लेकिन हम बात नहीं करते इस पे। दिस इज व्हाट माय क्लाइंट नरेटेड वंस। और उनको वो भी इस ट्रॉमा से गुजरे थे, और लेकिन समहाउ वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, उन्होंने चीज़ों को देखा, सुना, समझा, एनालिसिस किया, और फिर उन्होंने कहा कि वो किस तरह से, लेकिन ट्रॉमा बहरहाल उनके अंदर भी था, क्योंकि उनके ऊपर वो प्रेशर ज़रूर था रिलेशनशिप बनाने का, अगरचे उन्होंने नहीं बनाया, बट ही फेस द प्रेशर कि आप रिलेशनशिप बनाओ। सो उस चीज़ से भी उसको बाहर आने में काफ़ी टाइम लग गया था, उसको थेरेपी लेनी पड़ी थी इस चीज़ के लिए भी। एंड दे आर साइलेंस स्टेटमेंट्स लाइक मर्द हो चुप रहो, एंड ये मर्दों के साथ नहीं होता। शायद हमारे यहाँ बच्चों को कह वो लड़कियों को ज़्यादा सेफ करने की कोशिश की जाती है, उन पे ज़्यादा नज़र रखी जाती है, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। अब जो सिनेरियो हो रहा है, कुछ साल पहले तक तो इतना नहीं था लड़कियों के मामले में भी, लेकिन लड़कों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मेरे ख्याल में लड़के भी इतने ही खतरे में हैं जितनी कि लड़कियां हैं, और कुछ सिचुएशंस में लड़के ज़्यादा होते हैं, बिकॉज लड़कियों को फिर एक खास उम्र तक बाहर आने जाने से रोक दिया जाता है। वो नहीं बाहर जा सकती, या वो फिर बहुत कंट्रोल्ड सिचुएशंस में जाती हैं, किसी के साथ जाती हैं, फ्रेंड्स के घरों में जाती हैं, तो भी पता होता है फैमिली को कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। लेकिन लड़कों के ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस अमूमन नहीं होती। वो दिन के किसी भी टाइम और शाम में भी बाहर जा सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि लड़के इस मामले में ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत होती है। एंड जब लड़कों को ये बात की जाती है कि आप मर्द हो, आप चुप रहो, या मर्दों के साथ ऐसा नहीं होता, तो फिर वो ये एक शेम के इमोशन के अंदर चले जाते हैं कि मर्दों के साथ तो ऐसा नहीं होता, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है।
हौसला है। ग्रूमिंग क्या होती है? हाउ अब्यूजर ट्रैप चिल्ड्रन। ये एक्स्ट्रा अटेंशन होती है, फेवरेटिज्म होती है, किसी एक बच्चे को अपने साथ अटैच कर लिया जाता है, जो छोटे मोटे खिलौने दिए जाते हैं, कुछ चॉकलेट्स दे दी, टॉफीज दे दी, तो मेरे फेवरेट हो, बाहर गए तो चलो बाहर चलते हैं, और किसी को बताना मना है। और फिर जैसे मैंने कहा ना कि कंडीशन कर दिया जाता है टचिंग को और गिफ्टिंग को, उस टाइम को जब उस बच्चे को गिफ्ट दिया जा रहा होता है, तो फिर वो उसको लिंक कर लेता है, और उसमें फिर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा होता, और इमोशनल प्रेशर और थ्रेट्स भी साथ साथ उसको दी जाती हैं, और बच्चे को ये डर होता है कि अगर मैंने किसी को बताया तो फिर मुझे ये गिफ्ट्स वगैरह या ये वाली फेवरेटिज्म मुझे नहीं मिलेगी। सो बच्चा एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है, जहाँ वो फैसला नहीं कर पा रहा होता है कि क्या करना चाहिए, क्या सेफ्टी है, क्या बाउंड्री है, और क्या मोहब्बत है। कहाँ पर होता है? घरों में, रिलेटिव्स के घरों में, मदरसाज में, स्कूल्स में, डोमेस्टिक वर्कर, नेबर्स, ये सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं। और साइकोलॉजीज में यही है कि बच्चा यही समझता है कि ये मोहब्बत है अफेक्शन के बीच में और अब्यूज के बीच में। हमेशा अपने बच्चों को, अपनी आई साइट के लड़के लड़कियों दोनों को, नॉट ओनली गर्ल्स, दोनों को जो है वो उसमें रखा जाता है। सॉरी। ओके। The trauma response to sexual abuse is common psychological reactions। क्या आते हैं? डिसोसिएशन हो जाती है, नमनेस, डिटैच्ड हो जाते हैं, जैसे मैंने उस लड़की के बारे में बताया कि वो डिटैच्ड हो गई, सबसे फैमिली से डिस्कनेक्टेड हो गई, एक कम उसने बहुत एक्सट्रीम एक कदम उठा लिया। अगर वो बात करना जारी रखती तो मे बी कोई सोल्यूशन निकल ही आता, लेकिन उसने डिटैच कर लिया सबसे खुद को। अच्छा, बच्चों के अंदर अगर खुदा ना खास्ता वो कोई ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं तो देन दे से सी फ्लैशबैक्स, रातों को ख्वाब में आता है, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं उनको। और एक, एक दो होती हैं, बिकॉज मैंने अभी तक जितने क्लाइंट्स देखे हैं वो इन दो सिचुएशंस के अंदर से लाजमी गुजरे हैं। या तो उनके अंदर हाइपर सेक्सुअलिटी आ जाती है, वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं सेक्सुअलिटी के साथ, इन चीज़ों के साथ, ऐसे कंटेंट के साथ, और उसके बाद वो मैस्टरबेशन के अंदर भी जा सकते हैं, इवन एट वेरी यंगेस्ट एज। मेरी एक क्लाइंट है जो कि इस trauma से गुजरी थी बहुत दफा अपने चाइल्डहुड की दौरान थी, उनके अंदर ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन अभी भी वो अब उनको हेल्प तो अवेलेबल है, लेकिन वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटरनलाइज्ड हो चुकी हुई हैं कि वो उस चीज़ में से बाहर आने के लिए, बॉडी को ट्रॉमा से बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो इस फेज के अंदर चली गई हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं सेक्सुअल कंटेंट के साथ, या फिर सेक्सुअली शट डाउन हो जाते हैं। फिर वो इस चीज़ से नफरत करने लग जाते हैं, और उसमें भी फिर ये है कि वो अपनी फ्यूचर लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकते, बनाने में उनको मुश्किल पेश आएगी। शेम एंड सेल्फ ब्लेम के अंदर आ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरी ही इसमें कोई ना कोई गलती हो गई, और शेम का इमोशन उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब एडिटिंग भी तरह की हो सकती है, ये
की भी और ड्रग्स की भी हो सकती है, दोनों एडिक्शन हो सकती हैं। कंडीशन बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा काउंटलेस इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है वो जमा कर लेते हैं, वो करते हैं। और जब उनको हेल्प मिलती है, जाहिर है वो बहुत लेटर ऑन जिंदगी में फैसला करते हैं, ये हौसला कर पाते हैं कि वो इस सिलसिले में हेल्प ले सकें। तो उनकी बॉडी इतने सालों में स्ट्रेस के अंदर रहकर, गिल्ट के अंदर रहकर, शेम के इमोशन के अंदर रहकर बहुत सारी सिम्टम्स डेवलप कर चुके होते हैं। सो उनको उस चीज़ में से निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर बोथ मेल्स एंड फॉर फीमेल्स, कि वो इसके बारे में अवेयरनेस हासिल करें, अपने आप को सेव करें। अगर खुदा ना खास्ता वो किसी ऐसी चीज से गुजरे हैं और उनके अंदर वो सिम्टम्स या चीजें मौजूद हैं, तो फिर उनको किस तरह से हेल्प लेनी चाहिए, और उन चीजों को, उन उन इमोशंस को, स्टोर्ड इमोशंस को किस तरह से बॉडी से बाहर निकालना चाहिए, ताकि वो एक हेल्दी रिलेशनशिप कायम कर सकें और एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें, एक एक मेंटल स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकें। पोर्नोग्राफी की एडिक्शन अभी इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है और ये बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर रही है, लाइक इट्स इफेक्टिंग इन द सेम वे दैट ड्रग्स इफेक्ट अ ब्रेन एंड बॉडी। बल्कि मुझे कभी कभी लगता है कि इससे भी ज्यादा बुरी तरह पोर्नोग्राफी इफेक्ट कर रही है, बिकॉज बज़ाहिर हेल्दी नजर आने वाले लोग भी अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो एक मैरिज के रिलेशनशिप में आने के बाद अब चीज़ों को कैसे ठीक करें। उनकी एडिक्शन अब उस लेवल पर चली गई है कि वो रियल लाइफ से डिटैच हो चुके हैं, और वो बस एक इमेजिनेटिव दुनिया में रहते हैं। अब रियल लाइफ उनके लिए ना मैटर करती है, ना उनको कोई सेटिस्फेक्शन देती है। दिस इज एन 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 एक्सट्रीम लेवल। का ब्रेन क्या लर्न करता है इस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद, बच्चे का ब्रेन क्या लर्न करता है कि इंटीमेसी जब भी कोई करीब होने की कोशिश करेगा, इसका मतलब है कि आप खतरे में हो। और बॉडी क्या फील करती है, बॉडी फील करेगी कि वो अनसेफ है। आपका नर्वस सिस्टम जो है वो अलर्ट मोड पे चला जाएगा, जैसे एम्बुलेंस का सायरन बजना शुरू हो जाता है उसी तरह आपका नर्वस सिस्टम सायरन बजाना शुरू कर देगा। This result in issues like PTSD, depression, relationship difficulties, or attracting unhealthy relationships, और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप बनाते हैं या टॉक्सिक्स होते हैं। सो दिस इज ऑल द इफेक्ट्स, नॉट साइड इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ abuse। क्यों बात नहीं करते लोग? सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स, लोग क्या कहेंगे, किसी को बताएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। एक वर्ड जो यूज किया जाता है फलां की, स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है कि उसकी इज्जत लूट ली गई। वाई? हाँ। हाउ? कैसे? इज्जत इज नॉट समथिंग दैट इज फिजिकल, कि वो कोई लूट कर ले गया। इज्जत इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी। और अगर आप उसमें अपनी मर्जी के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए, तो फोर्सफुली कैसे कोई इज्जत का कॉन्सेप्ट आपसे लूट कर ले गया? सो ये सेंटेंस जो है ना, इसको रिकंसिडर करने की जरूरत है। एक मिस हैप हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, जैसे सड़क पे जाते हुए बाइक वाले का, गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हो सकता है, इसी तरह रेप भी एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें बाइक वाले की भी अगर उसकी गलती नहीं है, किसी और ने उसको हिट कर दिया है, बाइक वाले को या गाड़ी वाले को किसी ने आकर हिट कर दिया है, तो आप कभी भी उसको ये नहीं कहेंगे बाइक वाले को कि तुम्हारी इज्जत खत्म हो गई बिकॉज तुम्हें कोई हिट करके चला गया। सो सेम गोज विद द रेप, कि जब वो कंसेंटफुली उसमें इन्वॉल्व नहीं थी या नहीं था, फॉर बोथ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसने किया है वो उसको फर्क पड़ना चाहिए। जिसके साथ ये जुल्म हुआ है उसको एटलीस्ट इस लफ्ज से महरूम नहीं करना चाहिए कि आपकी इज्जत अब नहीं रही। सो वी नीड टू कंसिडर द वर्ड्स दैट वी यूज फॉर द विक्टिम्स। फियर ऑफ बीइंग ब्लेम्ड, तुम्हारी ही कोई गलती होगी, तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें उससे इस तरह से बात ही नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें ऐसे कपड़े ही नहीं पहनने चाहिए थे, तुम्हें पर्दा करना चाहिए था, तुम्हें घर में रहना चाहिए था, एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स।
कि जिसमें विक्टिम को ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारी ही कोई गलती होगी। एंड देन थ्रेट्स बाय अब्यूजर ने बता दिया तो किसी को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड कुछ केसेस में फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती है, अब्यूजर जो होता है आप उस पर फाइनेंशियली डिपेंड कर रहे होते हैं, तो इस वजह से भी आप उस चीज के बारे में बोल नहीं पाते। सिस्टमैटिक बैरियर्स क्या आते हैं, पुलिस बहुत बुरा सलूक करती है। यस आई नो इट। लीगल प्रोटेक्शन फॉर मैरिटल रेप तो है ही नहीं ना, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया कि ये तो वर्ड ही कुछ साल हुए हैं ये वर्ड आया है मैरिटल रेप का, इससे पहले तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। एंड कोर्ट में जब आप चले जाते हैं तो वकील ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि आप विक्टिम सोचता है कि मैंने आने की गलती ही क्यों की। साइकोलॉजी क्या कहती है, आपका फ्रीज रिस्पॉन्स हो जाता है, आप डिसोसिएट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, नम हो जाते हैं। एंड लर्नड हेल्पलेसनेस, आप ये जान लेते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, आप बेबस हैं, अब जो होना था वो हो गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। एंड ट्रॉमा के साथ आप एक ट्रॉमाटाइज्ड हो जाते हैं और आपको ये भी नहीं पता चलता विक्टिम को कि क्या वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल भी सकता है या नहीं। इस्लाम क्या कहता है और कल्चर क्या कहता है अब्यूज के बारे में? इस्लाम कहता है कि कोई फोर्सफुलमेंट नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप कुरान की सूरह बकरा, सूरह निसा को पढ़ें तो इसमें तलाक के बारे में भी बहुत वाज़िया अहकामात मौजूद हैं। हमारे यहाँ इसको भी बहुत एक इन चीज़ों को इस तरह बना बहुत बड़ा गुनाह बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को हक दिया है कि अगर वो उस रिश्ते से वॉकआउट करना चाहती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस पे कुछ गुनाह नहीं है, वो वॉकआउट कर सकती है। मामलात को एक बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है और वो तरीक़ाकार भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमा दिए कि इस तरीके से आप अपने मामलात को सेटल डाउन कर सकते हो। सो देयर इज़ नो ज़ोर ज़बरदस्ती इन इस्लाम। और वाइफ्स के जितने ज़्यादा औरतों के, बीवियों के जो हकूक़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब तो खैर काफ़ी हद तक अवेयरनेस भी आ रही है, खुद उलमा हज़रात ने भी इस पे बात करना शुरू कर दी है कि वाइफ्स को क्या-क्या, औरतों को, बीवियों को क्या-क्या हकूक़ इस्लाम ने दिए हुए हैं। मर्द उससे फोर्सफुली घर के काम नहीं करवा सकता, अपने फैमिली की खिदमत नहीं करवा सकता एंड ऑल दिस। वो खैर हमारा टॉपिक नहीं है तो हम उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन अब बताने का मकसद ये है कि अब अवेयरनेस आ रही है। कंसेंट मैटर्स, अब मर्जी रजामंदी बहुत ज्यादा इसमें जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सुकून का वर्ड तभी यूज हुआ है जब सुकून इज कि पीसफुल, दोनों पार्टनर्स इसमें पीसफुल हों, एग्री हों, तो ही वो सुकून को फील कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, वो तो क्रूलिटी में और उसमें चला जाएगा। फोर्स फोर्सफुली करना तो डेट इज आई मीन दोनों के लिए ही एक मेंटली पेनफुल होगा। सो इस्लाम तो इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। कल्चरल लाइज क्या है, बीवी मना नहीं कर सकती, मर्द की नीड्स होती हैं, घर की बात घर तक रहनी चाहिए, और सब ऐसे ही करते हैं। तो ये सेंटेंसेस, ये जुमले कहकर जो बोलना चाहता है उसको खामोश करवा दिया जाता है। हीलिंग बिगिंस विद ट्रुथ एक्सेप्टेंस। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जान लेते हैं, अवेयरनेस के लेवल पे आ जाते हैं, तो then victim starts healing. Abuse is never your fault. अगर विक्टिम के साथ माजी में, पास्ट में, चाइल्डहुड में या रिसेंटली कुछ भी गलत हुआ है तो उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं था। और मैरिज जो होती है वो लाइफ टाइम 24/7 कंसेंट नहीं होता। चिल्ड्रन के में कंसेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चिल्ड्रन, बच्चे इस चीज़ को ना समझते हैं, ना इस्लाम ने उनको अलाउ किया है। एक बच्चों की जो है वो ज़ाहिर है, बहुत छोटे बच्चों की तो शादियां भी नहीं हो सकती ना, तो बच्चों का तो आप बिल्कुल इसको क्रॉस ही कर दें कि कोई कंसेंट या मर्जी या इजाज़त की यहाँ पे ज़रूरत है। और अगर आप विक्टिम चुप रहता है
तो वो एब्यूज़र फ़ायदे में रहता है, वो एब्यूज़र और कॉन्फिडेंट हो जाता है। अगर वो पहले एक विक्टिम के साथ था, तो वो फिर 2 से 3 और 3 ज़्यादा विक्टिम्स को भी तलाश करके अपना यही अमल जारी रख सकता है, बिकॉज़ उसको पता है कि साइलेंस है, खामोशी है, इट मीन्स इट्स ऑल गुड टू गो, मेरे लिए रास्ते खुले हुए हैं। फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग क्या है कि आप एब्यूज़र का नाम लो, बताओ सबको। और सीकिंग सेफ सपोर्ट, सपोर्ट इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल। आपको सिर्फ ये देखना है कि किससे बात की जा सकती है, कौन आपकी बात को समझेगा और कौन आपको प्रोफेशनल हेल्प हेल्प तक लेकर जा सकता है। और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपी, यस, इफ विक्टिम हैज़ गॉन थ्रू some of these situations और many of these situations, तो आई रिकमेंड कि थेरेपी ज़रूर लेनी चाहिए। Um, एक केस स्टडी है, ज़ारा इज़ अ 21-year-old यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन लाहौर। जैसे मैंने बताया कि रिलेशनशिप के नाम पे आजकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स में या जॉब प्लेसेस पे क्या हो रहा है। She's been in a relationship with Abbas for 8 months. At first, Abbas was extremely caring, बहुत ज़्यादा केयर और मोहब्बत का इजहार, कांस्टेंट टेक्सटिंग, कॉलिंग, तुम मेरी जान हो, सिर्फ मेरी हो। उसके बाद जी पोजेसिवनेस आना शुरू हो जाती है, लेकिन पोजेसिवनेस जेलसी को भी लव के फ्रेम में लगा कर दिखाया जाता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हें कोई और देखे, तुम्हें कोई और छुए, तुम्हें, एंड ऑल दीज डायलॉग्स। और उसके 3 महीने बाद बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसका फ़ोन चेक करना शुरू हो गया, सोशल मीडिया पे नज़र रखी हुई है। अ, मेरे मैसेज का, मेरी कॉल का फ़ौरन जवाब क्यों नहीं दिया। और अभी हमें प्रेशराइज़ किया जाता है कि अभी हमें फ़िज़िकल इंटीमेसी में आ जाना चाहिए बिकॉज़ वी आर इनटू अ रिलेशनशिप और हमने शादी तो कर ही लेनी है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार करती हो तो तुम मना नहीं कर सकती मुझे, ये तुम्हारे प्यार का प्रूफ़ है। व्हेन ज़ारा रिफ्यूज़ सेक्स, ही सेड, फिर मैं किसी और के पास चला जाऊँगा बिकॉज़ मेरी नीड है, मुझे तो करना है। तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं किसी और के पास जाऊं। एंड देन ही सीक्रेटली फिल्म्ड एन इंटीमेट मोमेंट वंस, एंड उसके बाद फिर वही ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला है, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। सो ज़ारा फील्स टेरिफाइड, अशेम्ड एंड ट्रैप्ड। गलती हो गई है, अब गलती में फंस गए हैं, अब क्या कर सकते हैं। शी बिलीव्स शी हैज ऑलरेडी ruined हर ऑनर, अब तो इज्जत खराब हो गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। सो एंड नो वन विल एक्सेप्ट हर, अब तो कोई मुझे कबूल ही नहीं करेगा, अब जो भी है मुझे इसी रिलेशनशिप में रहना है हर हाल में। अब वो ब्लैकमेल भी होगी, वो प्रेशराइज्ड भी होगी और वो रेप भी होगी बार बार। ही लव्स मी बट ही हर्ट्स मी, डेटिंग प्लस इमोशनल एंड सेक्सुअल अब्यूज। अब इसमें अब्यूज टाइप को क्या क्या है, इमोशनल अब्यूज है, सेक्चुअली फोर्सफुल कांटेक्ट है, ब्लैकमेलिंग है, डिजिटल अब्यूज है और कंट्रोल एंड आइसोलेशन है कि अब तो कुछ हो नहीं सकता और अब मुझे उसी के इशारों पे चलना होगा। साइकोलॉजी क्या है, ट्रॉमा बॉन्डिंग है, अली अल्टरनेट्स बिटवीन लव, क्रुएलिटी, अपॉलजी, अफेक्शन। मोहब्बत शो करना, फिर एक अनहेल्दी, एक जालिमाना सा रवैया, फिर उसकी माफ़ी भी मांग लेना। जब माफ़ी मांग लेते हैं तो ब्रेन के वो जो डोपामाइन सिग्नल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो वापस रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और आप समझते हैं कि मोहब्बत वापस लौट आई है। दिस क्रिएट्स एडिक्शन लाइक अटैचमेंट इन द ब्रेन। डोपामाइन जब भी रिलीज होता है ना, वो हमेशा एडिक्शन की आपको स्टेज पे ले जाता है। उसमें फिर आप यही समझ रहे होते हैं कि चूंकि ये खुशी के साथ आप कोई भी चीज अटैच कर रहे हो तो ब्रेन उन दो चीजों के बीच में लिंक बना लेता है। एंड फियर कंडीशनिंग, हर नर्वस सिस्टम नाउ एसोसिएट लिविंग, छोड़ देने का मतलब है ज्यादा खतरा, और इस रिलेशनशिप में रहने का मतलब है सॉरी, कि कुछ ना कुछ तो मैं सेफ हूं ना। और शेम पैरालिसिस है कि वो कहती है कि मेरी गलती है, अब कौन मुझ पे बिलीव करेगा, स्पेशली एक जब वो इंटीमेट मोमेंट्स को फिल्माइज्ड कर लिया गया है, तो उसमें तो जो भी अगर वो देखेगा तो कहेगा ये तो खुद इसमें इन्वॉल्व है। आप कैसे कह सकते हैं कि किसी ने इसके साथ जबरदस्ती किया है, ये तो खुद
और उसकी जिंदगी तो अब बर्बाद हो ही चुकी है। तो अब जैसी चीजें हैं उनको ऐसे ही चलने दिया जाए। So this is the question now. At what point did this stop being romantic jealousy and become abuse? अच्छा, इस पे भी हम एक बहुत एक अलग से टॉपिक, इस टॉपिक पे भी एक वेबिनार है ना अरेंज कर। क्या फर्क होता है ये जो रोमांटिक जेलसी, जिसको पोजेसिवनेस का नाम दे दिया जाता है और उसको लव के फ्रेमवर्क में पेश किया जाता है। पोजेसिवनेस इज नॉट बाय एनी डेफिनेशन इज नॉट लव। मोहब्बत और चीज होती है, पोजेसिवनेस और चीज होती है। मोहब्बत के अंदर, लव के अंदर कभी पोजेसिवनेस नहीं आ सकती, कभी भी पोजेसिवनेस उसमें नहीं आती, उसमें जेलसी नहीं आती मोहब्बत के अंदर। Why might Zaira still feel she loves Ali? ट्रॉमा बॉन्डिंग हुई भी है। डोपामाइन रिलीज एंड अफेक्शन एंड अपॉलजी एंड डेंजर, वो सारी चीजें इस तरह से लिंक कर दी गई हैं है, लोगों को पता चल जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके जो हैं वो उसको जाने से रोक रहे हैं। इफ ज़ारा वाज योर सिस्टर व्हाट वुड यू टेल हर? ये क्वेश्चन अब आपके लिए है कि अगर ज़ारा आपके पास कभी आती है हेल्प के लिए तो आप उसको क्या कहेंगे? Love that requires fear, silence, or sex to survive is not love, it is coercion. I lost the connection of माई लैपटॉप। चलें कोई बात नहीं, मैं अभी वो रिकनेक्ट हो जाता है। केस स्टडी 2 में बताती हूँ। ये जो है ये मैरिटल रेप के उसमें आ रहा है। तुम मेरी बीवी हो एंड मैरिज इज physical and emotional. Sadia is a 29-year married for 6 years, mother of 2 children living in Multan. Her husband Kamran controls money, monitors her phone, decides when she visits her parents, घर वालदैन के घर कब जाना है कब नहीं जाना, और जब भी वो रिफ्यूज करती है, नो कहती है, तो उसे कहा जाता है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा फर्ज है। और वो इंटीमेसी उससे कायम की जाती है उसकी ना कहने के बावजूद, और फिजिकली भी उस पे तशद्दुद भी किया जाता है। फिजिकली भी तशद्दुद का उसको सामना करना पड़ता है और थ्रेटन्स कि मैं, तुम अगर नहीं हो विलिंग तो मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ, तीसरी भी कर सकता हूँ, चौथी भी कर सकता हूँ। आई हैव द राइट, और इस्लाम ने मुझे इजाज़त दी हुई है, तुम्हारी वजह से मैं गलत हो रहा हूँ, मेरा दूसरी औरतों की तरफ जाने को दिल कर रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स। हर इन लॉज सेज कि जब अगर वो बात करती है तो उसको कहा जाता है कि तुम सब्र करो, सब औरतें बर्दाश्त करती हैं। एंड सादिया बिलीव्स डिवोर्स विल ruin हर चिल्ड्रन, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, सोसाइटी मुझे ही गुनहगार कहेगी, कौन मेरी बात का यकीन करेगा कि मैंने हस्बैंड को नो कहा था, एंड अल्लाह ताला तो मुझसे नाराज होगा ही होगा। सो दीज आर ऑल द थॉट पैटर्न्स के जो इन मैरिज इज अब्यूज, ऐसी ऐसी सेक्स को अब्यूज कहा जाएगा। और वेयर इज इस्लाम बीइंग मिसयूज्ड हियर, एंड व्हाट इनविजिबल बैरियर्स आर ट्रैपिंग सादिया, व्हाट वुड सेफ्टी लुक लाइक फॉर हर? क्या सादिया कोई हेल्प ले सकती है? क्या सादिया को किसी किस्म की हेल्प मिल सकती है? सो क्लिनिकल टीचिंग पॉइंट्स यहाँ पे क्या है? अब्यूज दैट हाइड्स बिहाइंड रिलीजन और मैरिज इज स्टिल अब्यूज। आप उसके ऊपर कोई भी लेबल लगा दें, अब्यूज के ऊपर रिलीजन का लगा दें, शादी का टैग लगा दें या कल्चर का टैग लगा दें, एक्सेप्टेंस का, लेकिन अब्यूज हमेशा
एब्यूज ही रहता है। अगली स्लाइड करते हैं, बल्कि अगली स्लाइड पे मैंने कर दी है जिसमें क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपने भी जो है वो आप लोगों के सोचने के लिए भी हैं, रिफ्लेक्शन के लिए भी हैं, ताकि आपको टॉपिक का अंदाज़ा हो सके जो भी हमने कवर किया है कि ये रिलेशनशिप्स जो हैं इनमें बाउंड्रीज आपको कहाँ कब और कैसे कायम करनी है। बिकॉज अवेयरनेस इज द की। जब आपको पहले से अपने राइट्स का पता होता है, आपको बाउंड्रीज का पता होता है, तो वो बंदा जो अवेयर्ड होता है, जिसको बाउंड्रीज का पता होता है, जिसकी इमोशनल बाउंड्रीज भी वेल डिफाइंड होती हैं, उसको अब्यूज करना बहुत मुश्किल होता है। एंड नेक्स्ट स्लाइड सेज abuse rewires the brain, fear plus reward system, trauma bonding mimics addiction. Shame blocks help seeking, cultural pressure depends entrapment, और living is neurologically hard, not weak. हमें नहीं पता होता कि हेल्प अवेलेबल है, ये सारे सिनेरियो से गुजरने के बाद भी हम उसको ब्रेन के फियर और रिवॉर्ड सिस्टम को कनेक्ट करने के बावजूद ट्रॉमा बॉन्डिंग जो हमारे अंदर हो गई है, एडिक्शन हो गई है, हुई है किसी इंसान की, किसी के साथ रहने की, किसी की मोहब्बत की एडिक्शन हो गई है, और अब हमें हमारे शेमफुल इमोशन जो हैं वो हमें कह रहे हैं कि मदद लेना बहुत मुश्किल है, मैं कैसे किसी को बताऊं ये, मैं कैसे किसी के साथ शेयर करूं ये बात। और ऊपर से कल्चरल प्रेशर अलग है, आपके लिए ये सारी चीजें मिलके विक्टिम के लिए बहुत मुश्किल बना देता है कि वो हेल्प ले सके, लेकिन फिर भी हेल्प मिल सके। इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। मैसेज क्या है सर्वाइवर्स के लिए? अगर ये आपकी स्टोरी है तो आप डर्टी नहीं हो, आप गुनहगार नहीं हो, हाँ आप कमजोर छिड़का है। नहीं हो, और आप अकेले नहीं हो। सो क्या ये प्लीज गो मैं कहती हूँ इट। जाओ। कोई क्वेश्चन है किसी का? मदीहा सईद, मदीहा साद, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो हम थोड़ी देर में ले लेंगे, ठीक है? Even if you became pregnant because of the abuse, it was not your fault, never your fault. Allah does not blame victims. इस्लाम और अल्लाह ताला ने कभी भी विक्टिम्स को ब्लेम नहीं किया कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। इस्लाम डज नॉट होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वाज फोर्स्ड अपॉन यू। जो जिस चीज पर आपको मजबूर किया गया, अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ सिचुएशंस में जहां पर आप बहुत ज्यादा मजबूर हो जाते हैं और आपको जिंदा रहना होता है, तो वहां पर हराम खाने की भी इजाजत दे दी गई है, ताकि आप अपनी जिंदगी बचा सको। और उसमें आपको गुनहगार भी करार नहीं दिया गया, बशर्ते कि ये कि आपका दिल अल्लाह ताला से डरता हो और वो तौबा ताइब पे भी करता रहे, तो वहां पर भी आपको ब्लेम नहीं किया गया वहाँ कि आपने ऐसा क्यों किया। कंडीशन, कुछ कंडीशंस में वहाँ के हराम खाने की भी इजाज़त दे दी गई है ताकि ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम में कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती की उसमें नहीं होता। इसमें आपका सर्वाइवल हमेशा, आपकी ज़ात हमेशा इम्पोर्टेंट होती है, उसको प्रायोरिटी दी गई है। यू आर इनोसेंट इन द साइट ऑफ अल्लाह, एवरी विक्टिम इज इनोसेंट। हर विक्टिम मासूम है, पाक है, साफ है, बिल्कुल। उसके ऊपर कोई उसकी इज्जत नहीं गई, कोई उसके ऊपर दाग नहीं लगा हुआ, कोई उसके ऊपर धब्बा नहीं लगा हुआ, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। हीलिंग इज ऑलवेज पॉसिबल। एंड ये जो तकलीफ है ये बिल्कुल जेन्युइन है, रियल पेन है, ये कोई ड्रामाटाइज्ड पेन नहीं है। वो पेन जो अंदर रखी हुई है, जो अंदर छुपाई, हील किया जा सकता है, बिकॉज योर बॉडी डिजर्व रिस्पेक्ट एंड यू डिजर्व मेंटल पीस। हेल्प एंड सपोर्ट हमेशा अवेलेबल होती है, पुलिस है, रेस्क्यू एम्बुलेंसेज होती हैं, आधी एम्बुलेंस, चीपा एम्बुलेंस, मददगार, और ये सारी ये कुछ इंफॉर्मेशन है जहाँ से कहीं काउंसलिंग के लिए या हेल्प के लिए आप कोई भी विक्टिम जो है वो रीच आउट कर सकता है। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नाउ आई विल टेक द क्वेश्चंस। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है,
कोई फियर है, कुछ भी है, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क।